नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विदेश से राहुल का हमला। जी हां, सही सुना आपने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 की शुचिता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इस स्वतंत्र चुनाव के रूप में इस चुनाव को नहीं देखता हूं, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूं। वो वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब थे। राहुल ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। उन्होंने कहा कि कभी कभी उन्हें मोदी से सहानुभूति होती है। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब थी। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा अभियान कुछ इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम करें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां वे मजबूत थे। राहुल ने कहा कि चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते थे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है। मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है। हम ये कहते रहे, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को आगे रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा था वो अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, जिसने ये समझ लिया कि अगर संविधान ही खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों ने गहराई से समझ लिया कि यह संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद थे, लेकिन वे कई बातों पर सहमत भी थे। हम सहमत हैं कि भारत के संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। हम में से अधिकांश जाति जनगणना के विचार पर सहमत हैं। हम सहमत हैं कि दो व्यवसाय अर्थात अडानी और अंबानी को भारत में हर एक व्यवसाय नहीं चलाना चाहिए। इसलिए आपका यह कहना कि हम सहमत नहीं हैं, मुझे लगता है गलत है। दूसरी बात यह है कि सभी गठबंधन एक निश्चित मात्रा में आगे पीछे हमेशा होते रहेंगे। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने बार बार सरकारें चलाई हैं जो गठबंधन का उपयोग करके सफल रही हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे फिर से कर सकते हैं। राहुल ने कहा, चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा किया। मीडिया और प्रेस और जांच एजेंसियों पर तो कब्जा कर ही लिया गया है। हम ये कहते रहे, लोगों को एहसास नहीं हुआ। संविधान को जब उन्होंने आगे रखा तब लोगों ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। आखिर भारत जो गरीबी और उत्पीड़न से जूझ रहा था, उसने यह समझ लिया कि अगर संविधान ही खतरे में पड़ जाए या स्टेक पर आ जाए तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों ने इस बात को भापा और उसके बाद ये जो चुनाव हुए वो इसकी रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई हुई। जाति जनगणना का भी एक मुद्दा अहम मुद्दा हो गया। अचानक सारी चीजें एक लाइन में आने लगी। वहीं अब बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी चीन के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उत्सुक लगते हैं और उन्हें भारत का अपमान करने की आदत है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी को हमें सलाह देने वाले आखिरी व्यक्ति होने चाहिए कि भारत का विचार क्या है, क्योंकि आपातकाल के बाद उनके परिवार और उनकी पार्टी ने एक बार घोषणा की थी कि भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है। Believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India
clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. The RSS believes. तो आपने सुना एक अंश जो राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को भी वो संबोधित कर रहे थे और कुछ छात्रों को एक अलग से प्रोग्राम में भी उन्होंने संबोधित किया है। अब इसके ऊपर एक अलग सी राजनीति शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शांत प्रकाश जाटव साहब हैं, तो वही कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह यादव साहब हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास पेशकश में। जाटव साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं क्योंकि हमलावर भी आप ही हो रहे हैं। आपने बयान सुना, आपने वो पूरा डिस्कोर्स सुना है जाटव साहब। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं कि अमेरिका में उन्होंने भारत का अपमान किया है, भारत के अपमान एज एन इंटीग्रल पार्ट की हमने तो कहीं वो गूंज सुनाई नहीं दी। यदि आप उसमें कुछ चीजों की टोह रख सकते हैं तो कृपया हमें बताइएगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से सरकार पर हमला बोला है, नॉट एज अ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। उसको उन्होंने बहुत सहेज करके बातें की है। आपको क्या आपत्ति है जाटव साहब? देखिए, राहुल गांधी जी एक कुएं में जिस तरीके से मेढक का समूह होता है, उस प्रकार का एक जीवन उनका पूरा रहा है। इनफैक्ट क्या है कि वो उनका पालन पोषण एक कोठी में रहा और अपने आसपास का जो सुरक्षा बलों के कारण से जो दायरा रहा वो बहुत सीमित लोगों का रहा। और इस कारण से उनका मुझे नहीं लगता कि देश के नागरिकों के साथ में, लोगों के साथ में उनका बहुत इंटरेक्शन रहा। देश की संस्कृति को उन्होंने नहीं समझ पाए क्योंकि वो सुरक्षा बलों के कारण से वो एक सीमित दायरे में ही उनका जीवन रहा है। और यही कारण है कि उनके हर एक भाषण में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से सुन करके आधा अधूरा ज्ञान लेकर के और फिर वो बोलने के लिए बैठे हैं। जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने भी कहा कि उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया कि ये पप्पू नहीं है या अपने पिता से ज्यादा तेजस्वी हैं। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि सैम पित्रोदा जो है उनको कैलकुलेट करके उनको एक प्रोवोक कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, नाउ यू आर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट सही मायने में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस प्रकार आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर अपने देश के अच्छे कामों के बारे में बताना। देखिए, जिनेवा का 92 में एक मीटिंग में नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष हमारे अटल जी थे उस वक्त में, उनको भेजा और पूरी दुनिया ने कहा कि यार नेता प्रतिपक्ष को भेज रहे हैं। और आप मतलब खुद कांग्रेस में ये दहशत हो गई कि कहीं वहां पर ये भारत के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ ना बोले। मगर वहां जाकर के अटल जी ने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा, भारत की सरकार का पक्ष रखा, आतंकवादियों से किस प्रकार से निपटना है और कौन कौन मुल्क उन आतंकवादियों को आश्रय दे रहे हैं, उस पर जो उन्होंने पक्ष रखा, तो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, भारतीयों ने उसका अप्रिशिएट किया और स्वयं कांग्रेस ने अप्रिशिएट किया। हम अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जा रहे हैं तो हम अपने देश के अच्छे जो कार्य हैं उनके बारे में जाकर के चर्चा करें। आप वहां जाकर के क्या बोल रहे हैं? आप भारत के यहाँ के जो रोजगार को लेकर के आप वहां पर उसके सामने चीन को बड़ा पेश कर रहे हैं, चीन की इकोनॉमी के बारे में बात अच्छा बोल रहे हैं। भारत के बारे में आप जो है किसी भी सूरत में अच्छा बोलने की कोशिश ही नहीं करें। आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है यहाँ के डेवलपमेंट को भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्रिटिसिज्म, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपका ना इत्तेफाकी हो सकती है, मगर भारत और भारतीयों के साथ में ना इत्तेफाकी ये ठीक नहीं है। और जिस तरीके से भारत की परिभाषा को आपने, भारत एक संघ है यानी समूह ऑफ कंट्री, ऐसा नहीं है। भारत एक अखंड देश है, अखंड भारत है और इस चीज को समझना होगा। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप विदेश में जा रहे हैं, वहाँ के स्कॉलर्स बच्चों के बीच में ये बात कह रहे हैं, वो कैसा लिखेंगे? नेता प्रतिपक्ष के बारे में उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया है, वो उस चीज को लिखेंगे।
वर्षों बाद वो चीजें पढ़ी भी जाने वाली हैं। और ठीक 12 दिन पहले जब मोदी जी वहां अमेरिका जा रहे हैं, उससे पहले आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि भारत इकोनॉमी के लिए ठीक देश नहीं है। आप चीन के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आप यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अडानी और अंबानी, आप उनके बारे में अनर्गल बातें बयान दे रहे हैं। इस तरीके से क्या भारत आपकी बात के कारण से दुनिया जो है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया आपको बहुत सीरियस लेती है। अगर सीरियस ले तो कितना मुश्किल हो इस देश में जो है ना इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों का लाना। और डेफिनेटली आप, मुझे नहीं लगता कि जो है भारत की मदद करने गए थे, वहां जाकर के आप चीन की मदद कर रहे हैं, वो आपके भाषण से साफ झलकता है। सर, बीजेपी अब उन्हें सीरियसली लेती है या नहीं? लोगों की तो आप छोड़ दीजिए, आप सीरियसली लेते हैं? अब वो एक सांसद से उठकर नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और इस बार के चुनावों पर अच्छा खासा असर हुआ है। क्या आप अब भी उनको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हम राहुल गांधी जी को शुरू से सीरियसली लेते हैं और उनके हर एक बात को, देखिए हम यहाँ पर बैठ करके उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन के साथ में हैं, वो एलओपी हैं, वो भारत के नेता प्रतिपक्ष के रूप में बात रख रहे हैं। इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें सीरियसली लेते हैं। और आपने एक बात भी कही कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो नफरत नहीं करते हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति है। बहरहाल, राकेश सिंह यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह यादव साहब, आपने सुना अभी जाटव साहब ने क्या कुछ कहा, और अमेरिका में जो बातें राहुल गांधी जी ने कही है, वहां पर छात्रों को भी संबोधित किया और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को भी। उसको आप किस नजरिए से देते हैं? और बीजेपी जो आपके ऊपर वार कर रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? यादव साहब। देखिए, भाजपा प्रवक्ता की मैं बातें सुन रहा था, जिस तरह की खींच वो दिखा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में एक घबराहट है। राहुल गांधी जी की एक एक बात को लेकर उनमें घबराहट है। वो बता रहे थे कि अटल जी को कांग्रेस सरकार ने जिनेवा में पक्ष रखने भेजा था, तो वो ये भूल गए कि अभी राहुल गांधी जी को मोदी सरकार ने पक्ष रखने के लिए नहीं भेजा है किसी सम्मेलन में। राहुल गांधी जी डेलीगेशन के साथ गए हैं, वहाँ हिंदुस्तानियों से वो बात करने गए, हिंदुस्तान की समस्याओं से, हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति से, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट। अगर ये चर्चा वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों से विश्व में नहीं करेंगे, किसी भी देश में जाके, तो क्या ये उम्मीद करना चाहिए कि वहाँ वो मोदी जी की जय जयकार करें? ये उम्मीद भाजपा करती है। अगर ऐसे उम्मीद भाजपा करती है तो वो बेहद आपत्तिजनक पूरे देश को हो सकता है। क्योंकि जब हम विश्व में कहीं भी जाते हैं, एक प्रतिपक्ष नेता के रूप में भी राहुल गांधी जी गए हैं, तो वो उन भारतीयों के बीच देश की वर्तमान स्थिति को सामने रखेंगे। सिर्फ महिमा मंडन करने से देश नहीं चलता है, पहले भी नहीं चला है। आपको सच बोलना और सच सुनना बहुत जरूरी है राजनीति में। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट करा कि उनको मोदी जी से कोई नफरत नहीं है। कई निर्णय है जो देश के खिलाफ है, जो संविधान को समाप्त करने की कोशिश है। संविधान बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी गई, जनता को समझाया गया। ये बात अगर विदेश में भारतीय रहते हैं तो वो भी जानते हैं कि हम इस देश के संविधान से जुड़े हैं, इस देश के कानून से जुड़े हैं, उससे ही हमारा देश चलता है। किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष से ये देश ना पहले चला है ना आज चलता है। तो इस बात में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर देश में जो घटनाक्रम पिछले 9 से 10 साल में घटे हैं, जिस तरह का डर का वातावरण बनाया गया है, चाहे मीडिया से, जर्नलिस्ट से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके आम जनता तक, आम नेताओं तक, जिस तरह बदले की कार्रवाई की गई है, तो क्या वो किसी भी मापदंड की उचित थी? क्या जिससे हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसके कई उदाहरण आपके सामने है पिछले 10 सालों में, तो क्या वो देश को बचाने की कोशिश थी या देश के संविधान को मजबूत करने की कोशिश तो थी? क्या आपको लगता है यादव साहब की जिनकी आवाज सरकारी गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो राहुल गांधी में अपने उस अस्तित्व की एक छवि देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो उनकी आवाज बनकर खड़ा है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी? देखिए, निश्चित तौर पर हाँ, अगर आम जनता कोई बात कहना चाहती है, जैसे अडानी अंबानी की आप बात ले लें, राहुल जी ने बोला कि सिर्फ 2 ही लोग सारे व्यापार में ना करें, तो उनका कहने का मकसद पूरे देश को लेके कि किसी भी एक आदमी का एक शहर, एक गांव में प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। ओके। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए, हर यूथ पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए अलग अलग उसको
ऑप्शंस मिलना चाहिए, चाहे बिजनेस के हों चाहे नौकरी के हों। Okay. लेकिन आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सब नौकरी देगा, एक ही व्यक्ति उसको पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में बदल देगा, तो ये देश लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इक्वालिटी यानी समानता की बात हो रही। जाटव साहब, आप बीजेपी की तरफ से यह बात आती है कि आप देश का अपमान करते हैं बाहर जाके, लेकिन उसी समय सर मेरे मन में एक और ख्याल आता है कि कांग्रेस भी ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री जब अपने ऑफिशियल विजिट पर कहीं विदेश में जाते हैं तो वो भी विरोधियों पर जमकर निशाना करते हैं। कई एग्जाम्पल भी देते हैं। 2018 का उनका मस्कट का दौरा था, ओमन का, जब उन्होंने प्रेडिसेसर्स इंडिया में जो रूल करते हैं उनके ऊपर कहा था कि बहुत ही मिस स्टाइल था गवर्नेंस का, बहुत सारे स्कैम्स थे। तो ऐसे में सर आप भी एक मौका दे देते हैं उन्हें हमलावर होने के लिए कि आप भी तो साहब कहीं ना कहीं वही करते हैं, तो इन्होंने कर दिया तो आप शोर मचाते हैं, आप करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि इसके साथ ही ये भी गौर करने वाली बात है कि वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को भी संबोधित कर रहे थे, तो वहां पर सरकार की उपलब्धियां तो वो नहीं ही गिनाएंगे उसे। आपने भी बैंक खाते उनके सील किए थे, इस पॉइंट को भी उन्होंने उठाया है। तो सर मौका तो आपने भी दिया है, शायद इसलिए वो ये बात कह भी रहे हैं। जाटव साहब देखिए, सही मायने में कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से स्कैम्स हुए, और ज्यादातर जो स्कैम्स में जो लोग अरेस्ट हुए, चाहे कितने भी आप केसेस हैं जो इस वक्त ईडी में भी चल रहे हैं या जिस तरीके से उसको सजाएं भी हो रखी, वो कांग्रेस के जमाने की ही स्कैम्स हैं। और इसी कारण से विदेशी जो निवेशक है वो भारत में आने से बचता था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मामले में, जैसे कि राफेल डील की बात चल रही थी, उसमें लेकर के क्या नाम है, कमीशन को लेकर के या क्या पता किस प्रकार से वो कोई डील नहीं हुई, कोई इंडस्ट्री, कोई भी विदेशी निवेशक भारत में आने के लिए तैयार नहीं था। आपकी भी डील तो सर फंस गई है टेस्ला के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। अरे सुने, अभी मेरी बात सुने, मेरी बात वो होने के बाद बोले ना, तो अगर ऐसा लग रहा वो फंस गई है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस वक्त में स्थिति ये थी कि कोई भी विदेशी निवेशक भारत में इस कारण से, क्योंकि भारत का इतना बड़ा क्या नाम है यहाँ पे कारोबार करने के लिए इतनी खिड़कियां थी कि यहाँ आने से लोग घबराया करते थे। और आज मोदी सरकार ने उनके लिए ग्रीन कारपेट एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से रास्ते खोल दिए हैं। आप आए, व्यापार करें। 2014 से पहले भारत में करप्शन था, 2014 से पहले अनियमितताएं थी, उन पर भी हमने अंकुश लगाया है, उन पर भी हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तो स्वाभाविक बात है, ये बात हमने उनको बोला, प्रधानमंत्री जी ने, उनका भरोसा भारत पर जमा और वो भारत में आकर के व्यापार कर रहे हैं। हम 12वें नंबर से 5वें नंबर की आज आर्थिक जो पूरी दुनिया में हम कंट्री बने हैं और तीसरे नंबर पर हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक ठोस नीति और डेफिनेटली किसी तरीके का भी करप्शन ना हो, इस प्रकार के प्रयास किए गए, तभी हम जो है प्रगति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को इस चीज को समझने की आवश्यकता है, कांग्रेस को इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप वो तुलना नहीं कर सकते कि आपने उस वक्त में कहा, मगर आज आप क्या कर रहे हैं? आज हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनके बारे में अनर्गल बयानबाजियां कर रहे हैं। हिडनबर्ग जैसे जो गेम प्लेयर जो हैं, उनकी बात को लेकर के आप एक हवा क्रिएट करके मार्केट को तबाह करने की कोशिश करते, वो सब जग जाए रहे। और आप इस वक्त में विदेश में जाकर के भारत की जो इकोनॉमी है उसके बारे में, जिसका मैं नहीं समझता कि आपने कभी यहाँ पर इस चीज के बारे में कभी पार्लियामेंट में चर्चा भी की। आपके पार्लियामेंट के भाषण को सुनकर के जो काल्पनिक कहानियां होती है इस प्रकार का, मैं तो कई बार सुनने की कोशिश की कि क्या कोई अच्छा सुझाव उन्होंने दिया, क्या इस प्रकार की कोई बात कही जिससे कि भारत को प्रगति हो। केवल एक झूठ का नैरेटिव है। वहां पर भी जाकर के आप देखा कि भारत का संविधान खतरे में था। अरे क्यों खतरे में था? आप वहां जाकर के जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका में जाति गणना होती है? क्या वहां पर जो है ना हर एक आदमी अपने अपने प्रोफेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? आज यहाँ पर प्रोफेशन के साथ में कोई बढ़ई का काम करता है, कोई चमड़े का काम करता है, कोई कपड़े बनाने का काम करता है, उन सब की गणना करना है।
और ठीक उसके है। बाद में उनको डिवाइड करना है, ओके, डिवीजन ओके, करना है। पॉइंट टेकन इस जाटव प्रकार का साहब। नैरेटिव आप लेकर के ओके, चल रहे हैं और ओके। वो जाकर के वहां पर बयानबाजियां कर रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। यादव साहब, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि झूठा नैरेटिव आप लेकर के वहां पर जाकर उसका प्रचार कर रहे हैं। आपका काउंटर सर। देखिए, संविधान को कैसे समाप्त करना, ये बीजेपी प्रवक्ता ने अभी बोला। अभी इन्होंने बोला है कि हम जातियों की बात नहीं करेंगे, कोई बढ़ाई का काम कर रहा है, कोई मूर्ति का काम कर रहा है। संविधान शायद इन्होंने नहीं पढ़ा है। संविधान में जो आरक्षण है वो जातियों के आधार पर है। वो इस संविधान, उसी संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। अमेरिका में कितनी कास्ट है और कितनी जातियां हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए, शायद इनको नॉलेज होगा, तो इनको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका की ज्योग्राफी क्या है और इस देश की ज्योग्राफी क्या है। जो देश को समझते नहीं है वो इस तरह की बातें बोलते हैं, वो इस तरह की बातें फैलाते हैं जो संविधान के भी खिलाफ होती है और देश की संस्कृति और जनता के खिलाफ होती है। राहुल गांधी जी ने जो भी शब्द बोले, एक एक शब्द बोला है, जो मोदी सरकार ने कार्य किए हैं जो सफल नहीं हुए, जो देश के लिए, संविधान के लिए खतरा थे, उनको सीधे सीधे टारगेट करा है। भारत की जनता को लेकिन नहीं बोला है, क्योंकि वहां भारत की जनता थी, वो खुद भी भारत के हैं। अब इस बात से तकलीफ है मोदी सरकार को कि उनकी सरकार के खिलाफ सच क्यों बोला। तो सच तो राहुल गांधी शुरू से बोलते आए हैं, आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते हैं। ना वो पहले डरते थे, ना आज डरते हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनकी सरकार को अपने कामों को ठीक करना है या इसी तरीके से देश को वापस गर्त में आगे ले जाना है। ओके यादव साहब, तो आपने भी अपनी बातों को रखा और इसके साथ ही जाटव साहब ने भी अपनी बातों को रखा। अब सारा पिक्चर सबके सामने है और लोग देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है और किसके बोलने और किसके कथन में कितनी सच्चाई है। अब देश जाग चुका है और हमारी जनता जागरूक है। अब दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने अपना वक्त दिया, अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बार फिर इन बातों को दोहराया है कि किस तरह जातिगत जनगणना जरूरी है और किस तरह वो प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें नफरत नहीं है, वो सहानुभूति रखते हैं। लेकिन ये साफ इशारा उन्होंने किया है कि इस बार के लोकसभा के आम चुनावों ने यह दिखा दिया है कि जो लोगों के मन में उनके प्रति डर था, जो वो डरा के रखते थे, अब वो डर निकल गया है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।